हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम तनवीर सर है और मैं सीनियर फैकल्टी एट आमिर सर सिंपलस एजुकेशन। आज का हमारा ये 4th लेक्चर है जिसका नाम है वेक्टर्स। ऑलरेडी हमने ब्रिज कोर्स पे 3 लेक्चर्स दिए हैं। होप है कि आपने वो अच्छी तरह से देखे होंगे और आज का लेक्चर भी आप अच्छी तरह से देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। होप कि आप इस पूरे लेक्चर को गौर से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर आज का वेक्टर हमारा टॉपिक है वेक्टर, ठीक है ना। आज का लेक्चर है वेक्टर और सबसे पहले हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास which has magnitude as well as direction, which has magnitude as well as direction, which has magnitude as well as direction, ठीक है ना। वेक्टर हम किसको बोलेंगे? उस क्वांटिटी को जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन हम फिर भी उसको वेक्टर नहीं मान रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये जो वेक्टर है ये ओबे करना चाहिए वेक्टर लॉज को, ये ओबे करना चाहिए वेक्टर लॉज को, या हम सिंपली बोलते हैं, या हम इसको बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये एक और तरीके से हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखूं ए टू बी, ऐसे ऊपर ऐसे एरो डालो, इसका मतलब है कि ए पे मैंने स्टार्ट करना है और बी पे कंप्लीट करना है। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट, ये हो गया बी टर्मिनल पॉइंट। तो अगर मैं ऐसे लिखूं ए से बी तक, इसका मतलब है ए से शुरू करना है, बी पे ख़त्म करना है, और डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम ए टू बी। और अगर मैं ऐसे लिखूं बी ए, इसका मतलब है बी से स्टार्ट करना है और ए पे ख़त्म करना, और डायरेक्शन इस तरह का रहेगा। तो वेक्टर इज सिंपली अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वो वाला लाइन सेगमेंट जिसके पास डायरेक्शन हो। अब जो वेक्टर होते हैं, अगर वेक्टर, ठीक है ना, अगर मेरा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, और फाइनल पॉइंट कोई पी है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट होता है ओरिजिन। इसको हम ऑफ पी लिखेंगे। ऑफ पी इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन और पी इसका टर्मिनल पॉइंट। सो जितने भी वेक्टर्स है जिनका इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आइए अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। पोजीशन वेक्टर है, उसका इनिशियल पॉइंट वो होता है और फाइनल पॉइंट कोई भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस। अब लिखेंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, कोसाइंस। क्लियर? डायरेक्शन कोसाइंस। देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अब मान के चले मेरे पास 3 डायमेंशनल मेरे पास स्पेस है। स्पेस में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ये है हमारे पास ओरिजिन, ठीक है ना। अब मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट या लाइन है या कोई वेक्टर है। ये वेक्टर क्या कर रहा है?
ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। ठीक है ना। हमारे पास एक वेक्टर है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ बना रहा है गामा। ठीक है ना। अभी अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है ना, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा, ठीक है ना, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ गामा, इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको हम डिनोट करते हैं एल, एम और एन से। किन से डिनोट करते हैं? एल, एम और एन से। ठीक है ना, एल, एम, एन, इनको हम डिनोट करते हैं एल, एम, एन से। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट याद रखना, इनको हम एल, एम, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द लाइन और वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है ना। और यहाँ पर इनके बीच का रिलेशन होता है एल स्क्वायर, इनके बीच का रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो बराबर होता है 1। ठीक है ना। अगर आपके एल, एम, एन डायरेक्शन कोसाइनस है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है ना, गामा, ये बराबर होता है हमारे पास 1, इसकी वैल्यू 1 आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं आगे, जब हम डिटेलर कोर्स पढ़ेंगे उसमें हम सारी ये चीज़ें प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे ये कहाँ से आई और कैसे आई। तो होप कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस समझ आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक अल्फा बराबर है 45 डिग्री, बीटा बराबर 45 डिग्री, गामा बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर अल्फा बराबर है 45 डिग्री, बीटा बराबर है 45 डिग्री, गामा बराबर है 45 डिग्री, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या वैल्यू आएंगे? तो क्या होंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस? तो L बराबर होगा cos π/4, ठीक है ना, M बराबर होगा cos π/4 और N भी बराबर होगा cos π/4, ठीक है ना, N भी बराबर होगा cos π/4। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज। आप इसको नोट कर लो। ओके, अभी देखिए हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस थे वो थे L, M और N, ठीक है ना। अब हमें देखना है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है? देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है L, ठीक है ना, मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है L। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू any numbers proportional to direction ratios, sorry, direction cosines, any numbers proportional to direction cosines are called, इनको क्या बोलते हैं? are called direction ratios, are called direction ratios, ठीक है ना, direction ratios are called direction ratios, ठीक है ना, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। दैट इज, अगर मेरे पास नंबर्स जैसे हैं L लैम्डा, M लैम्डा, N लैम्डा, ये जो नंबर्स है एक्चुअली ये नंबर्स जो है ये प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाइज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज और इनको डिनोट करेंगे A, B, C के साथ, ठीक है ना।
तो यहाँ से हमें पता चला ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर है एल लैम्डा, लैम्डा एल, बी बराबर है लैम्डा एन, और सी बराबर है लैम्डा, बी बराबर है लैम्डा एम, और सी बराबर है लैम्डा एन, ठीक है ना। बी बराबर है लैम्डा एम और सी बराबर है लैम्डा एन, ठीक है ना। ये जो नंबर्स है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन रेशियोज। ओके, अब यहां पर आपने देखा कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। मान के चले मेरे पास 1/√3, 1/√3, 1/√3 ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? वो इनके मल्टीप्लाइज होंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाइज होंगे। मल्टीप्लाइज का मतलब क्या है? अगर आप कोई सा भी नंबर डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेमडा की जगह 1 ले लूं तो ये क्या बनेगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो मतलब ये एक डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2/√3, 2/√3, 2/√3 तो ये हमारा दूसरा डायरेक्शन रेशियोज आया, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो आया। तो इसी तरह अगर हम लेमडा के वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो नए नए डायरेक्शन रेशियोज मिलते जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, दे आर इन्फिनाइट इन नंबर। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? वो इन्फिनाइट इन नंबर होते हैं, ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन कीजिए। ओके, अभी यहां पर आपने देखा ए बराबर है लैम्डा एल, बी बराबर है लैम्डा एम, सी बराबर है लैम्डा एन। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर? और हमने एक इक्वेशन भी देखा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर है? 1। अगर हम यहां से देखें एल किसके बराबर होगा? ए बाय लैम्डा। एम किसके बराबर होगा? बी बाय लैम्डा। एन किसके बराबर होगा? सी बाय लैम्डा, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम पुट करेंगे तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्लियर? तो यहां से क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? लैम्डा की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी अगर हम आगे देखें, ए बराबर है लैम्डा एल, ठीक है ना, ए बराबर है लैम्डा एल। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, लैम्डा एल, ठीक है ना, यहाँ पर है एल, क्लियर? तो यहाँ से हम देखेंगे एल की वैल्यू मुझे मिलेगी, एल की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस माइनस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे, m आएगा बराबर प्लस माइनस b डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर आएगा प्लस माइनस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं, ये जो वाला ये फॉर्मूला है, यहाँ पर एक साइड में है डायरेक्शन कोसाइंस और एक साइड है डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पर देखो L डायरेक्शन कोसाइन है, यहाँ तक दूसरी तरह ए बी सी जो कि डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहाँ से हम एक रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस बिल्डअप कर रहे हैं। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूँ, और यहाँ से अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, ये वाले दो।
तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए 2 मिनट में, 1 मिनट में। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के वेरियस टाइप्स। पहला टाइप देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया, अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये मान के चलिए ए बी है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर ए बी है, ठीक है ना, ये हो गया इनिशियल पॉइंट ए, ये हो गया फाइनल पॉइंट बी, ठीक है ना। अगर मैं बी को और पीछे लाऊं, ठीक है ना, तो इसका जो ये लेंथ है ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो जब मैंने बी को पास में लाया तो ए बी का, ये जो वेक्टर ए बी का है, इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए और बी को दोनों को एक ही पॉइंट पे लाऊंगा, यानी ए और बी जो है वो कोइंसाइड हो जाएंगे। जब ए और बी कोइंसाइड हो गए तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बन गया? वो बन गया 0। तो इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है? जीरो वेक्टर वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हैविंग, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। वो वाला वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर, ठीक है ना, जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें वो तो जीरो आता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है ना वो आर्बिट्री होती है। क्या होती है? आर्बिट्री होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब क्या? कोई भी डायरेक्शन इसका हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी डायरेक्शन इसका हो सकता है, ठीक है, इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। तो जीरो वेक्टर वो वाला वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्री है और जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। अब इसके बाद मैंने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, मैंने एक वेक्टर ले लिया। ये वेक्टर जो है, मैंने एक वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो ये बन गया वेक्टर ए बी, ठीक है ना। अब मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया जिसका फाइनल पॉइंट सी है, तो ये बन गया वेक्टर ए सी। और इसी तरह मैंने एक और वेक्टर ले लिया जिसका फाइनल पॉइंट डी है, तो ये वेक्टर बन गया ए डी, ठीक है ना। अब अगर हम ए बी, ए सी और ए डी को देखें, अगर हम ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर को देखें तो सबका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो इस तरह के वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स, प्यारे बच्चों, को इनिशियल वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, सेम इनिशियल पॉइंट्स। जैसे कि मैंने यहां ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया है, ए बी, ए सी, ए डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, अब मेरे पास एक और वेक्टर है। मैंने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, एक वेक्टर ले लिया, इक्वल वेक्टर्स। हाँ, इक्वल वेक्टर्स होते क्या है?
मैंने एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर मेरे पास है ए बी, ठीक है ना, एक वेक्टर है ए बी मेरे पास एक वेक्टर है। इसी तरह एक वेक्टर और है जो कि है सी डी, ठीक है ना, सी डी। अब ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम इस तरह डिनोट करते हैं, वो बराबर है सी डी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये दो वेक्टर्स हैं जो इक्वल लेंथ के हैं, जिनका लेंथ इक्वल है, यानी सेम मैग्नीट्यूड है, और साथ में इनका क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन दोनों का सेम है। आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम ही है। अगर ऐसे वेक्टर्स है, 2 3 4 वेक्टर ऐसे ही हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इस तरह के वेक्टर्स को बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर। इसी तरह पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, अगर दो वेक्टर्स हैं या दो से ज्यादा भी वेक्टर्स हैं मेरे पास, इन वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो एक लाइन के सेम ही उसी के डायरेक्शन में है, ठीक है ना, उसी की डायरेक्शन में है या उसी के पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के हम वेक्टर्स को बोलेंगे, इस तरह के वेक्टर्स को बोलेंगे ये पैरेलल वेक्टर्स है। क्या है, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर्स। और पैरेलल वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन है, देखिए पैरेलल वेक्टर्स में सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर सेम डायरेक्शन है, अगर पैरेलल वेक्टर्स में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, अगर पैरेलल वेक्टर्स में सेम डायरेक्शन है, उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो वाले पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, उनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन, उनको बोलेंगे क्या, अनलाइक वेक्टर्स। यहां पर मान के चले ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका डायरेक्शन सेम है, इनका डायरेक्शन सेम है। आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इनका डायरेक्शन सेम है, ये ए है, ये बी है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड की डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम होता तो इक्वल वेक्टर्स बोलते, यहां पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, क्योंकि इनका डायरेक्शन एक ही साइड है तो इनको बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। और ये वाले वेक्टर्स जो है इनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है ना। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। हाँ, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये वाला हमें पहले पता होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, एक ये और दूसरा कोलिनियर वेक्टर्स। आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मान के चले मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है, और अब दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना, ये ऐसा है, और तीसरा वेक्टर है जो कि ऐसा है, ठीक है ना, जो कि ऐसा है,
ठीक है ना, ओके। और फोर्थ वेक्टर है जो कि ऐसा है, क्लियर। अभी देखो इन वेक्टर्स में इसको हम ए मानते हैं, इन वेक्टर्स में से इस वेक्टर को हम ए मानेंगे, ठीक है ना, ये ए मानेंगे, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये जो ये वाला वेक्टर है, ऊपर वाला वेक्टर, इसको मैंने मान के चले 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, ठीक है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, 3/2 ऑफ ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। जब मैंने इस ए को मल्टीप्लाई किया एक स्केलर नंबर से जो 1 से ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू 3/2 1.5 है, तो ये इसका 1.5 गुना हो जाएगा, इसकी लेंथ इससे 1.5 टाइम्स हो जाएगी, 1.5 टाइम्स। अगर इसकी मैं बात करूं, इसको मैं मान के चल सकता हूं ये ट्वाइस है, ये जो वेक्टर ये वाला है इसका मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जितना ए का है, जितनी लेंथ ए की है, इसकी उसके डबल है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं ये वाला वेक्टर देखूं, ये 1/2 टाइम्स ए है, 1/2 टाइम्स ए है, ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड को क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि मैंने हाफ इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अभी देखिए अगर मैं ऐसा ही करूं, अगर मैं ऐसा ही करूं, ठीक है ना, लेकिन माइनस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, माइनस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा, देखिए अगर मैंने ऐसे किया और मैंने इस नंबर को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा -2a, ठीक है ना। जब भी मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, और साथ में चूंकि ये 2 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड डबल हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है सेम डायरेक्शन में अगर नंबर पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, और या तो कम हो जाएगा सेम डायरेक्शन में अगर नंबर पॉजिटिव है और लेस देन 1 है। और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, और साथ में मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर लेस देन 1 करेंगे मैग्नीट्यूड कम होगा इन द सेम डायरेक्शन, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स डायरेक्शन होगी, और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब वो फ्रैक्शनल है, तो इसका मैग्नीट्यूड घटेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास आए कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। दो वेक्टर को हम कोलिनियर बोलते हैं, दो वेक्टर, अगर मेरे पास वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो इनको हम बोलेंगे दीज आर कोलिनियर, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है, दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो लेमडा है सच दैट ए इक्वल लैम्डा टाइम्स बी, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल, क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल। अभी आपने देखा कि जब भी कोई नंबर दूसरे नंबर का स्केलर मल्टीपल होता है या तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना, या सेम रहता है, ठीक है ना, लेकिन वो सारे वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। अगर नेगेटिव नंबर का होगा तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ ए और बी जो है ना वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। यहाँ से अगर एक और रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, अगर ए और बी कोलिनियर है तो मतलब पैरेलल भी होंगे, ठीक है ना, दे कैन बी लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। इसको नोट कर लो जल्दी। प्यारे बच्चों, यहां तक हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। अब वेक्टर्स की एक अलग दुनिया है, ठीक है ना। जिस तरह हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेट्स में यूनियन करते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी वेक्टर्स का एक अलग तरह का
अलग तरह की दुनिया है, यहाँ पर भी हम अलग तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर अगर हमारे पास दो हैं उनको कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए एक पहला लॉ है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ। आइए समझते हैं इन डिटेल। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्लियर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, triangular law of vectors, triangular law of vectors, triangular law of vectors। देखो प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मुझे उन दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, ठीक है ना, दो वेक्टर्स का एडिशन करना, तो किस तरह से करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्ट। आइए समझते हैं इसको। मान के चले मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, वेक्टर ए है। अब मैंने इस वेक्टर को क्या किया, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया। पैरेलली शिफ्ट का मतलब है इसका डायरेक्शन सेम रख दिया, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरे जगह पे ले लिया। तो जब इसका डायरेक्शन सेम रहा और मैंने इसी वेक्टर को दूसरी जगह ले लिया, तो मतलब यहाँ भी उसी का डायरेक्शन वही रहेगा और मैग्नीट्यूड के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों वेक्टर जो है ये इक्वल है ना, क्योंकि वो वाले वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, वो तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला, अगर मेरा ये वेक्टर है ऐसे, इसको मैं बोर्ड पे कहीं पे ले जाऊं लेकिन पैरेलली शिफ्ट करूं, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन सेम रखना है, और किसी भी जगह ले जाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, ठीक है ना, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्ट से हमारे वेक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी मान के चले अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, then their sum is given by, then their sum is given by third side. If A and B are two vectors taken in order, then their sum is given by third side of the triangle taken in opposite order. If A and B are two vectors taken in order, ठीक है ना, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B, ठीक है ना, इनको मैंने ऑर्डर में ले लिया, ठीक है ना, if A and B are two vectors taken in order, then their sum is given by third vector taken in opposite order, और ये थर्ड वेक्टर ऑफ ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए है, और दूसरा वेक्टर है ये बी है, ठीक है ना, मुझे इनको ऐड करना है, ये ए है और ये बी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको मैं ऐसे लाऊंगा, इनको मैं ऑर्डर में लाऊंगा, ठीक है ना, ऑर्डर में लाऊंगा, सो दैट ये जो ए और बी है ये दो साइड ऑर्डर में होने चाहिए, दो वेक्टर्स ऑर्डर में होने चाहिए, और ये दो साइड क्या करेंगे, ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनका जो ये सम है ए प्लस बी,
ये जो सम है a प्लस बी, दैट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्लियर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यही हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ है। इफ ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल या टू वेक्टर्स या टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ठीक है ना, देन देयर सम इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्लियर। और यहां पर प्यारे बच्चों, अगर ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर बी है तो बोलो ये वेक्टर क्या होगा, ये होगा माइनस बी, ठीक है ना। देखो इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये होगा माइनस बी। और यहां से अब शुरुआत करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया माइनस बी, तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा, ए प्लस माइनस बी, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे ए माइनस बी, ठीक है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आएगा ए माइनस बी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कह रहा है कि अगर कोई सा भी दो वेक्टर हैं जो ऑर्डर में है या जो दो साइड ट्रायंगल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो सम होता है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, जिसको हम अपोजिट ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है ना। होप कि आपको ये समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। इसको हम एक इस तरह एग्जांपल से ले सकते हैं, अगर ये ए बी है, ए बी है और ये वेक्टर बी सी है, तो इनका जो सम होगा वो होगा बराबर ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर ए सी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। नोट डाउन कर लो। अब हमारा एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्लियर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, देखो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स होता क्या है। मान के चले मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये ए बी क्या कर रहे हैं, ये ए बी क्या कर रहे हैं, ये ए बी जो है ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ, ठीक है ना, ये ए बी क्या कर रहे हैं, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जो क्या है एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये वेक्टर एक ए है, ठीक है ना, ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये ए है, ठीक है ना, अगर ये ए है तो ये भी एक वेक्टर तो कोई ना कोई होगा ना, ये इसके पैरेलल है, इसका मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं, और ये भी तो कोई वेक्टर होगा ना, ठीक है ना। अब यहां से मैं समझाता हूं। मान के चलिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, और ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए और बी का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, इनको ऑर्डर में लेते हैं, यहाँ क्या करेंगे, इनका इनिशियल पॉइंट सेम लेंगे। उसके बाद जो इनका सम होगा, जो इनका सम होगा, किनका सम, जो इनका सम होगा वो डायगोनल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, डायगोनल के बराबर, ये होगा बराबर a प्लस बी, ठीक है ना, ये होगा a प्लस बी। तो यहां कहने का मतलब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स से भी हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। अगर वो दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनका जो सम होता है, रिजल्टेंट होता है, दैट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है ना। यहां पर लिखते हैं if a and b are two adjacent sides of
sides of parallelogram then their sum is given by the diagonal of parallelogram. ठीक है ना, देन देयर सम इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए. हाँ, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, इसको नोट डाउन कीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. आइए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स नंबर वन, अगर आप किसी भी वेक्टर को a को b से ऐड करेंगे या किसी भी वेक्टर b को a से ऐड करेंगे तो ये दोनों ही बराबर होते हैं. तो a प्लस बी निकालो या b प्लस a निकालो तो दोनों का आंसर सेम आएगा. इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है. ठीक है ना. दूसरी बात, अगर आप किसी भी तीन वेक्टर को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड कैसे करेंगे, पहले दो को ऐड करेंगे फिर उसका एडिशन थर्ड के साथ करेंगे या पहले का एडिशन लास्ट वाले दो के साथ करेंगे, तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स. ठीक है ना. तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है. वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है. और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम वेक्टर को ऐड करेंगे जीरो, अगर हम किसी भी वेक्टर को ऐड करेंगे जीरो, ये जीरो वेक्टर है तो वो हमेशा वही वेक्टर वापस आएगा. और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी वेक्टर को इसके नेगेटिव से ऐड करेंगे तो वो बराबर आएगा जीरो वेक्टर के. किसके बराबर आएगा? जीरो वेक्टर के. और फिफ्थ वन प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी. ठीक है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, अगर हमें दो वेक्टर का एडिशन निकालना है, अगर हमें दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो लेस आर इक्वल टू होता है, मैग्नीट्यूड वो लेस आर इक्वल टू होता है देयर सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स. एंड सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी, अगर हमें मैग्नीट्यूड का सम दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो ग्रेटर होता है उनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस है. ठीक है ना, वो ग्रेटर देन होता है. तो ये प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कीजिए, हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला. क्या देखेंगे? सेक्शन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स. ठीक है ना.